Hello, Cho. Let's read a given question. The question says four different circuit components are given in each situation of column 1 and all the components are connected across an AC source of same angular frequency omega as 200 radian per second. The information of phase difference between the current and source voltage is in each situation of column 1 is given in column 2. Match the circuit components in column 1 with corresponding results in column 2. So column 1 में हमें चार circuit components given है and accordingly column 2 में कुछ results given है. The magnitude of required phase difference is pi by 2. Q given है. The magnitude of required phase difference is pi by 4. R given है. The current leads in phase to source voltage as given है. The current lags in phase to source voltage. So accordingly options have first option is A QR B PS C PR D QS. Option 2 given है AR B RS C QR D PS. Third option is AS B QS C SR D SR. Option fourth given है हमें AP BRS CPR DQS. So to understand this question, we need to understand about the concept which we have studied about the combination of different components. So हम बात करेंगे कि concept of first of all we will talk about pure resistive circuit, pure resistive, then we will discuss pure inductive. Means ये सारे concept we will be using. So we have already studied this and finally we have pure capacitive. ठीक है, तो ये तीन circuit and इसके apart we will discuss about RL circuit, combination of resistance and inductor, resistance and capacitor. ठीक है, so ये सारी चीजें will be the key concept for this question. So यहाँ पे we need to understand. अब हम एक एक करके सारे components को लेते हैं. So first component is given as combination of resistance and capacitor. Resistance R given है जो कि 10 ohm है, कैपेसिटर गिवन है 500 माइक्रोफैराड. ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है फॉर आरसी. हमें हर एक कंपोनेंट के लिए फेजर डायग्राम अगर हम बना लें तो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली. ठीक है, तो अब ये सर्किट कंपोनेंट है और ये आरसी है, तो वी नो कि अगर हम फेजर डायग्राम बनाए सो फेजर डायग्राम में लेट्स सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट हम मान लेते हैं. सो वी नो कि करंट के डायरेक्शन में ही पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर आएगा. ठीक, बिकॉज बोथ आर इन फेज. प्योर रेजिस्टिव सर्किट की जब हम बात करते हैं तो करंट और रेजिस्टर का जो फेज होता है डिफरेंस वो जीरो होता है. ठीक है, एंड सिंस अब हम बात कर रहे हैं, ये तो रेजिस्टर के लिए हमने बना दिया. अब हम अगर बात करें कैपेसिटर के लिए, सो कैपेसिटर के लिए वी नो करंट जो है लीड करता है, करंट लीड्स वोल्टेज. सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लेट्स से अगर हम वीसी मान रहे हैं सो वीसी विल बी लैगिंग. और वो कितना लैग करेगा, इसको हम यहाँ शो करते हैं आई को, कितना लैग करेगा, वो लैग करेगा 90 डिग्री. ठीक, अब इन दोनों का जब रिजल्टेंट लेंगे तो ये रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा V, यानी कि जो टोटल वोल्टेज होगा सप्लाई का वो V आएगा एंड दिस विल बी द केस. और उसका जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा उसे हम कहेंगे फेज एंगल, दैट इज एंगल बिटवीन I एंड V. ठीक है, तो अब यही फेजर डायग्राम हमने यहाँ पे वोल्टेज के लिए बनाया, इसी को हम रेजिस्टेंस के लिए भी बना सकते हैं. सो यहाँ पे हम लिखेंगे XC VC के साथ, यहाँ हम लिख सकते हैं R, तो यहाँ पे आ जाएगा Z. अब R क्या रेजिस्टेंस वैल्यू है, XC क्या है कैपेसिटिव इंडक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि सिंपल भाषा में अगर कहें तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर. और Z क्या है टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस RC सर्किट. ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन सी, अगर हम ध्यान से देखें तो 10 फाई की वैल्यू को हम देख सकते हैं. 10 फाई को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज XC opposite upon adjacent will be R and XC that is इसका फॉर्मूला होता है 1 upon omega C upon R. क्लियर है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 10 फाई की वैल्यू क्या आ रही है, XC 1 upon ओमेगा, ओमेगा 200 गिवन है, C अगर हम देखें ध्यान से सो 500 माइक्रोफैराड है, सो 5 into 10⁻⁴ हो जाएगा डिवाइडेड बाय R गिवन है 10. सो ये वैल्यू आएगी, दिस कैन बी रिटन एज 110.1. ठीक है ना, 1 upon 0.1 डिवाइड बाय 10, सो ये वैल्यू आ रही है 1. 10 फाई की वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि फेज एंगल कितना आ रहा है, दिस इंप्लाइज दैट फेज एंगल इज पाई बाय 4. सो यहाँ पे अगर हम देखें अब ऑप्शंस को, तो ऑप्शंस में देख सकते हैं P में बोला जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्वायर्ड फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2. द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इज नॉट द केस, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्वायर्ड फेज डिफरेंस इज पाई बाय 4. यस, दिस इज ट्रू.
सो ए जो है हमारा क्यू से तो मैच होता हुआ दिख रहा है. सेकेंडली आर को देखें, द फेज करंट लीड्स इन फेज टू सोर्स वोल्टेज. सोर्स वोल्टेज ये है हमारा, यानी कि टोटल जो सोर्स वोल्टेज है वो भी है. करंट क्या कर रहा है, उससे फाई से लीड कर रहा है, राइट. सो द करंट लीड्स इन फेज टू सोर्स वोल्टेज. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो दिस इज ऑल्सो मैचिंग विद आर. सो ए मैच कर रहा है क्यू और आर से. सो नाउ लेट्स चेक द सेकेंड ऑप्शन, दैट इज बी कॉम्पोनेंट को हम देखते हैं. 5 हेनरी गिवन है हमें इंडक्टर सिर्फ, ठीक है. सो दिस विल बी द केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट, जहाँ पे सिर्फ इंडक्टर कनेक्टेड है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम सपोज करें कि इसमें इंडक्टर में एट एनी इंस्टेंट करंट फ्लोइंग इज आई एंड जो पोटेंशियल है अक्रॉस दिस इज वी एल, तो वी नो कि अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाए, सो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी कैन से करंट, सो वी नो फॉर इंडक्टिव सर्किट या फिर प्योर इंडक्टिव सर्किट की अगर हम बात करें, सो करंट जो है लैग करता है एंड वोल्टेज लीड करता है. सो दिस इज हाउ वी विल बी ड्राइंग द सर्किट डायग्राम, सॉरी फेजर डायग्राम फॉर इट. एंड फेज लैग कितना आएगा करंट का, वो आएगा 90 डिग्री का. सो ये एक चीज हमें यहाँ पे क्लियर रखनी है. तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, अब हम ऑप्शंस को देख लें. द मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्वायर्ड फेज डिफरेंस इज π/2, ठीक है. तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, π/2 है. ये VL और यही तो V हो जाएगा फिर, क्योंकि एक ही कनेक्टेड है. तो दिस विल ओनली बी द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी द सेम एज दैट ऑफ द सोर्स. सो ये हो जाएगा फाई की वैल्यू क्या आएगी, π/2. सो P तो करेक्ट है आंसर इसका, ठीक. अब हम फर्दर चेक कर लेते हैं. और द मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्वायर्ड फेज डिफरेंस 5/4, तो दिस इज इनकरेक्ट. द करंट लीड्स, ये भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन एस करेक्ट है, द करंट लैग्स इन फेज टू सोर्स वोल्टेज. सो सोर्स वोल्टेज यानी कि V से करंट जो है लैग कर रहा है π/2, यानी कि B को अगर हम देखें ध्यान से, सो B विल बी मैचिंग विद P एंड S, ठीक है. अब बात कर लेते हैं हम थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, सी को देखते हैं, बेसिकली सी पार्ट को. सो सी में है बेसिकली हमारे पास LC, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है. इंडक्टर की वैल्यू है 4 हेनरी, कैपेसिटर है हमारे पास 3 माइक्रोफैराड, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो ये इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो VL मान लेते हैं, इसके अक्रॉस जो होगा VC मान लेते हैं. अब यहाँ पे फेजर डायग्राम का व्हाट वी कैन ड्रॉ इज, सबसे पहले तो हम बनाते हैं इंडक्टर के लिए. सो इंडक्टर के लिए तो सेम चीज बनेगी. करंट अगर यहाँ पे हमने माना है, तो इंडक्टर के लिए जैसे हमने ऊपर बनाया वही बनेगा, VL. अब VC के लिए अगर हम देखें, जैसे हमने प्रीवियस केस में बनाया, VC के लिए VC नीचे बनता है करंट के, क्योंकि लैग करता है वोल्टेज फॉर कैपेसिटर. सो दिस विल बी द फेजर डायग्राम फॉर दिस, क्लियर. अब यहाँ पे वी कैन सी के whichever इज ग्रेटर VL और VC, दैट विल बी द इफेक्ट, ठीक है. तो अब इसी को हम XL XC के लिए भी बनाया जा सकता है. यही फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा. करंट है ये, दिस विल बी XL, दिस विल बी XC, ठीक है ना. अब whichever इज ग्रेटर वो डिसाइड करेगा कि नेट डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका आएगा इसमें. तो XL को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर. सो XL की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल. सो ओमेगा हमें गिवन है, देखे 200 गिवन है, L की वैल्यू 4 हेनरी गिवन है, राइट. सो ये तो आ रहा है हमारे पास 4 हेनरी, राइट. सो ये वैल्यू आ रही है 800 ओम्स. सिमिलरली हम XC कैलकुलेट करते हैं, XC इज 1/ओमेगा C. सो 1/200 इंटू C की बात करें, सो C इज 3 माइक्रोफैराड. तो अगर हम ध्यान से देखें, सो दिस विल बी एनी टाइम ग्रेटर, 10⁴ ऊपर जाएगा और नीचे बचेगा 6. तो विच इज ग्रेटर देन XL, XL से बड़ा है, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, C की तरफ आएगा. XC बड़ा है, तो नेट इफेक्ट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो नेट इम्पिडेंस वी कैन से, या फिर इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो सर्किट बिहेव करेगी, दैट विल बिहेविंग एज इफ इट इज अ कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी. और सो वी कैन क्लियरली सी XC इज ग्रेटर है, तो ये नेट इफेक्ट नीचे की तरफ आएगा, XC माइनस ऑफ XL, राइट.
अब क्योंकि दोनों में करंट सेम जाएगा तो वी कैन से कि पोटेंशियल वी नो सिंस हमें पता है, क्या पता है, V इज इक्वल्स टू आई आर. सो अगर करंट सेम है, करंट इज सेम, सो वी कैन से जो भी वैल्यू V की होगी वही R के लिए भी सेटिस्फाई हो रही होगी. सो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज VC माइनस ऑफ VL अकॉर्डिंगली. सो जो नेट इफेक्ट आएगा वोल्टेज और करंट के बीच का वो ही आएगा, राइट. सो अकॉर्डिंगली हम इसको वोल्टेज के लिए भी लिख सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज VC माइनस ऑफ VL. ठीक है. अब हम देख सकते हैं अगेन करंट और जो नेट वैल्यू है VC माइनस VL वो भी इस तरीके से आ रही है 90 डिग्री, क्योंकि कैपेसिटिव नेचर दिखा रही है ये सर्किट. सो वी कैन से कि करंट जो है अभी भी लीड कर रहा है 90 डिग्री पे, और वी कैन से सेकेंडली फेज डिफरेंस क्या है, VC माइनस VL, या फिर ये इसको नेट बोल सकते हैं. तो ये V नेट और I के बीच का एंगल अभी भी π/2 है. सो अगर हम ऑप्शंस को देख लें, सो ऑप्शन में द मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्वायर्ड फेज डिफरेंस इज π/2, सो P करेक्ट है, और करंट लीड्स इन फेज टू सोर्स वोल्टेज, सो R भी करेक्ट है. सो P और R होगा C के लिए. So we can write C is matching with P and R. अब हम अगर ऑप्शंस को देख लें, तीन हमने क्वेश्चंस कर लिए, तो तीन कंपोनेंट्स हमने चेक कर लिए, QR, PS, PR. सो ऑप्शन 1 हमें करेक्ट होता हुआ लग रहा है, बट लेट्स चेक ऑल्सो ऑप्शन नंबर D. R L सर्किट है बेसिकली, तो उसको यहीं पे ले लेते हैं हम. R गिवन है, L गिवन है. ठीक है. R कितना 1 किलो ओम है, L कितना गिवन है 5 हेनरी. तो इसका अगर हम फेजर डायग्राम बना ले, सो अगर मान लेते हैं कि ये करंट का डायरेक्शन था हमारे, तो इसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस आएगा, और या फिर हम यूँ कहें कि पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि सेम फेज में होते हैं करंट रेजिस्टेंस, करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस फॉर अ रेजिस्टिव सर्किट, राइट. और इंडक्टर के लिए वोल्टेज जो है लीड करता है करंट से π/2 पे. सो दिस विल बी VL, एंड फेज एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो हमें देखना है कि क्या चीज़ है यहाँ पे, फेज एंगल कितने का आ रहा है यहाँ पे. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी नीड टू चेक. तो फेज एंगल की जब हम बात करेंगे, सो फेज एंगल विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्वायर्ड फेज इज π/4. तो इसमें देख सकते हैं हम यहाँ पे ये VR है, ये है, तो इस तरीके से ये नेट इफेक्ट तो यहाँ आएगा V का. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फाई. इसको I को हम यहाँ दिखा देते हैं. तो फाई की वैल्यू आ रही है, और फाई विल बी लेस देन, क्लियरली हम देख सकते हैं फाई इज लेस देन π/2. ठीक है ना. तो ऑप्शन Q तो मैच कर ही रहा है, रिक्वायर्ड फेज इज π/4 बोल रहा है, तो π/4 आ रहा है या नहीं वो हमें चेक करना होगा. सो वो चेक किया जा सकता है. tan phi को हम क्या लिखेंगे, tan phi विल बी अपोजिट, दैट इज VL. अब यही चीज हम रेजिस्टेंस उसके लिए भी बना सकते थे, रेजिस्टेंसेस के लिए. तो VL के साथ VL की जगह XL लिख देंगे, VR की जगह R लिख देंगे, V की जगह Z लिख देंगे. सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस विल बी. तो यहाँ पे tan phi की वैल्यू अगर हम देखें, सो इट विल बी XL अपॉन R. क्लियर. अब XL की बात अगर हम करें तो XL वी कैन कैलकुलेट. XL क्या होता है, ओमेगा इंटू L, राइट. XL होगा ओमेगा L अपॉन R. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं tan phi विल बी इक्वल्स टू XL, ओमेगा 200 है, L की वैल्यू क्या है हमारे पास, L हमें यहाँ पे गिवन है 5 हेनरी. तो 200 इंटू 5 जो कि 1000 है, नीचे 1 किलो ओम बोला गया, तो 10⁻3, तो ये 1 आ रहा है, यानी कि π/4 आ रही है ये वैल्यू. ठीक है. यहाँ पे इसको अगर हम पूरा लिखें तो tan phi विल बी 1, so tan inverse of 1 will be π/4, यानी कि π/4 यानी कि एब्सोल्युटली इट इज मैचिंग विद Q. अब एक और से हमें अगर देखना है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है लीड कर रहा है करंट को. वोल्टेज लीड करंट लैग्स इन फेज टू फोर्स वोल्टेज, यानी कि QNS करेक्ट. सो ऑप्शन 1 हमारा परफेक्ट है फॉर दिस. तो यहाँ पे हम D को लिख देते हैं Q और S. फॉर D
इट इज मैचिंग विथ क्यू एन एस. सो ऑप्शन वन जो है हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.